नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड दौरे पर हैं। दिन में एनडीए के मिलन समारोह में शिरकत की तो शाम में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम हेमंत सोरेन और जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन से मुलाकात की। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज ही झारखंड से वापस दिल्ली लौट जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। फूलों की बरसात और ढोल नगाड़े से एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का झारखंड की धरती पर स्वागत किया गया। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार झारखंड पहुंची तो एयरपोर्ट पर जश्न का माहौल बन गया। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति पद की एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समर्थन को लेकर बड़ा संकेत दिया। सुबह 10:55 पर ट्वीट कर लिखा, भगवान बिरसा की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत है। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को हमारी ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। सुबह में सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर स्वागत किया तो शाम में राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू मुख्यमंत्री आवास पहुंची, जहां सीएम हेमंत सोरेन और जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन से भेंट की। इधर कयासों का बाजार गर्म हो गया कि जेएमएम राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने जा रहा है। बीजेपी पहले से उम्मीद लगाए बैठी है कि एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना झारखंड के लिए गर्व की बात है। पहली दफा आजादी के जो 75वां साल अमृत महोत्सव देश मना रहा है और उस समय आदिवासी और उसमें भी महिला और झारखंड से तो इनको जुड़ाव रहा है, क्योंकि 6 साल तक यहाँ के गवर्नर रहे। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए जीत तय है। भारी बहुमत से हमारे पूर्व राज्यपाल एनडीए के प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारी मतों से 18 तारीख को जीतेंगी। बीजेपी द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। दूसरी ओर जेएमएम ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। समर्थन के मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात कर चुके हैं। वहीं मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि बाकी ब्रेक के बाद। अब जबकि खुद एनडीए उम्मीदवार झारखंड पहुंचकर सीएम हेमंत से मिल चुकी हैं, जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन से मिल चुकी हैं, तो माना जा रहा है कि जेएमएम द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का मन बना चुका है। रांची से सांसद संजय सेठ का कहना है कि ये देश और झारखंड के लिए गौरव की बात है। सब इसलिए गौरवान्वित हैं कि देश का अगला राष्ट्रपति एक जनजाति समाज से महिला बनने जा रही है। ये देश के लिए गौरव और झारखंड के लिए गौरव की बात है। झारखंड आदिवासी बहुल प्रदेश है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। बावजूद झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए के राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को लेकर उहापोह में है, ये समझ से परे है। रांची से संवाददाता संजय सिन्हा और निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन से मुलाकात की। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन की अपील की। इस मौके पर पार्टी के माननीय केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल भी मौजूद रहे। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज एनडीए के विधायकों और सांसदों के साथ भी बैठक की। बीएनआर चाणक्य में हुई इस बैठक में द्रौपदी मुर्मू ने अपनी उम्मीदवारी को लेकर सभी विधायकों सांसदों से समर्थन मांगा। बैठक में द्रौपदी मुर्मू ने खुद को झारखंड की बेटी बताया। उन्होंने बताया कि उनकी दादी झारखंड की रहने वाली थी। झारखंड प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये अपील करना चाहेंगे कि महिला सशक्तिकरण के दिशा में सबसे पहले तो सभी महिला सांसदों विधायकों से ये अपील करेंगे कि सब लोग मिलकर दल से ऊपर उठकर लोग सपोर्ट करें, और उसके साथ ही झारखंड में सभी दल से आग्रह करेंगे कि सब कोई सहयोग करे। झारखंड में विशेष इनका अधिकार भी बनता है। 5 वर्ष तक राज्यपाल के तौर पर यहाँ की सेवा की और निर्विवाद रूप से रहे। वह दोनों पक्ष विपक्ष दोनों की सरकार को भी, लेकिन कोई उंगली इन पर नहीं उठा। माननीय सांसद और विधायकों से, पक्ष विपक्ष सारे विधायकों और सांसदों से मार्मिक अपील की। उन्होंने कहा कि झारखंड के हम
हमारे रगों में जो खून है वो भी झारखंड का है, हमारी दादी झारखंड की हैं। और हम झारखंड में 6 साल राज्यपाल के भूमिका में जो बना है हमने करने का काम किया है। झारखंडी भावना उनके साथ है और झारखंड के बारे में राज्यपाल के रूप में उन्होंने काफ़ी दिनों तक यहाँ पर रहा भी, इसलिए यहाँ के लोगों का विशेष लगाव है। और एक आदिवासी और जनजाति महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, यह गर्व का विषय है। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र है। 29 जुलाई से 4 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर ये बड़ी जानकारी। 29 जुलाई से 4 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हो गया है, राज्यपाल को ये प्रस्ताव भेज दिया गया है। और यहाँ पर चर्चा भी हुई, बहुत सारी चर्चा हुई। एक प्रस्तावित जो है संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से जो आने वाले विधानसभा का सत्र जो है 29 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक होगा, एक प्रस्ताव हमने भेजा है। मंत्रिमंडल से पारित होने के बाद वहाँ माननीय राज्यपाल के यहाँ जाएगा, प्रस्तावित है, उसके बारे में उन लोगों को जानकारी दी है। धनबाद में सीएम हेमंत सोरेन ने 118 योजनाओं का शिलान्यास और 106 योजनाओं का उद्घाटन किया है। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। धनबाद को गोल्फ ग्राउंड में सीएम हेमंत ने 48.911 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। साथ ही 174 बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में कोरोना काल में बेहतर कार्य करने वाले डॉक्टर को भी सीएम ने सम्मानित किया। आज कहीं चाहे कुछ दुनिया, किस तरीके से आप तक सरकार की आवाज, सरकार की नजरें, सरकार की योजनाएं यहां के जन जन तक पहुंचे, इस पर सरकार लगातार काम कर रही है। हम आज ग्रामीण किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, राज्य के हर वर्ग के लिए, हर समुदाय के लिए उनके अनुरूप कार्य योजना बना रहे हैं। और सरकार की प्राथमिकता आज ग्रामीण क्षेत्र को कैसे हम लोग मजबूत करें, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय में कैसे वृद्धि हो, इस पर लगातार सरकार काम कर रही है। गोड्डा में मौत के खदान में बड़ी लापरवाही सामने आई है। ललमटिया खदान के पास के ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं, लेकिन ईसीएल प्रबंधन सोया हुआ है। आखिर ईसीएल के खदान में गार्ड वॉल क्यों नहीं है? गोड्डा में मौत का खदान, दहशत के साए में ग्रामीण, हादसों के खदान पर लापरवाही क्यों? ईसीएल खदान में गार्ड वॉल क्यों नहीं? बड़े हादसे का कौन होगा जिम्मेदार? ये तस्वीरें हैं गोड्डा के ललमटिया खदान की। खदान की गहराई को देखकर आपको अंदाजा लग गया है कि ये खदान कितना खतरनाक है। ग्रामीणों के लिए ये खुला खदान सीधे सीधे मौत का मुहाना है। दरअसल ललमटिया का एसीएल कोयला खदान बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। एसीएल के ठीक बगल में बसे बसडीहा गांव के लोग दहशत भरी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ गार्ड वॉल नहीं होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस वक्त हम ईसीएल के साइडिंग पर हैं और ये खदान है। आप देखिए कि कितनी गहराई है इस खदान की, और इस खदान में कहीं भी आपको साइड वाल देखने को नहीं मिलेगा, यानी गार्ड वाल देखने को नहीं मिलेगा। और गार्ड वाल नहीं देने की वजह से कई दफ़ा कई लोगों की जान भी यहाँ जा चुकी है। बावजूद इसके ईसीएल ने इसकी सूद नहीं ली और कहीं भी गाइड वाल आप देखिए कि इस क्षेत्र में नहीं बनवाया गया। ललमटिया में खदान से महज 20 मीटर दूरी पर सड़क है और 50 मीटर की दूरी पर बसडीहा गांव बसा हुआ है। गार्ड वॉल नहीं होने की वजह से इस क्षेत्र में कई दफा खदान में गिरने से लोगों की मौत भी हो चुकी है।
बावजूद इसके लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। और यहाँ से करीबन 50 मीटर की दूरी पर गांव है और 10 से 15 मीटर की दूरी पर आप देखिए कि ये सड़क है, बिल्कुल बगल में खदान, बिल्कुल बगल में सड़क और बच्चे यहाँ खेलते हैं। तो क्या बच्चे का जीवन यहाँ सुरक्षित है? क्या बच्चे इसमें गिर नहीं सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल होता है, क्योंकि ग्रामीणों से जब हमने बात की है तो उन्होंने बताया है कि मजबूरन उन्हें अपने बच्चों को घर में इस वजह से ले जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें डर सा लगता है कि कहीं उनका बच्चा खेलते हुए इस खदान के नीचे नहीं चले जाए और उसकी जान नहीं चली जाए। इन तस्वीरों को देख साफ हो गया है कि ईसीएल साइडिंग सीधे सीधे दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है। गार्ड वॉल नहीं होने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इस पूरे मामले में ईसीएल प्रबंधन लापरवाह बना हुआ है। बड़ा सवाल है कि क्या ईसीएल प्रबंधन हादसे का इंतजार कर रहा है? अगर हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ग्रामीणों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। और गिरिडीह में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। मजहबी बातों में भड़काने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चारों पर धर्म के नाम पर षड्यंत्र करने, आतंक फैलाने का प्रयास करने और धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने का आरोप है। धार्मिक भावना भड़काने की बड़ी साजिश, मजहबी बातों से भड़काने का आरोप, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी। पुलिस की गिरफ्त में 4 आरोपी घरों से नमाज पढ़ने का बना रहे थे दबाव, मना करने पर लोगों के साथ मारपीट। गिरिडीह में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में नगर थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में भंडारडीह के मुस्दीक शास्त्री नगर के इरफान अंसारी, बख्शडीह रोड के गोलू अंसारी और न्यू रोड भंडारडीह के तौकीर उस्मानी शामिल है। चारों आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोप है कि ये चारों लोग मजहबी बातें कर स्थानीय लोगों को भड़का रहे थे और ग्रुप बनाकर मस्जिद की जगह घरों में ही नमाज पढ़ते थे। साथ ही दूसरे लोगों पर भी घरों से ही नमाज पढ़ने का दबाव बनाते थे। लोगों ने जब इन्हें समझाने का प्रयास किया तो उनके साथ मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की भी धमकी दी थी। गिरिडीह जिले में धार्मिक भावना भड़काने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको मैं तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरह से पुलिस लगातार इन लोगों को गिरफ्तार कर रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में प्राथमिक दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से भंडारीडीह के मोहम्मद मुसद्दिक अनफस, शास्त्री नगर के मोहम्मद इरफान अंसारी, बख्शीडीह रोड के गोलू अंसारी और न्यू रोड भंडारीडीह के मोहम्मद तौकीर उस्मानी शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार यह मामला एक ही समुदाय से जुड़ा हुआ है। भंडारीडीह के कुछ लोगों ने चारों तरफ आरोप लगाया था कि इन लोगों की भूमिका संदिग्ध है, ये लोग धार्मिक परंपरा के विपरीत कार्य कर रहे थे। इनका घर में अलग अलग स्थानों से आना जाना लोगों का लगा रहता है। बताया गया कि यह युवक ग्रुप बनाकर अपने घरों में नमाज पढ़ते थे और अपने ग्रुप में अन्य लोगों को भी जोड़ते थे और उन्हें भड़काने का काम करते थे। आरोपी युवक मस्जिद छोड़कर अपने ही साथ नमाज पढ़ने पर लोगों को फोर्स करते थे। वहीं आपको बता दें कि नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी ने भी बताया है कि भंडारीडीह के कुछ लोगों ने इन आरोपियों के खिलाफ लगातार शिकायत कर रहे थे, जिसके आलोक में कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बता दें कि आईपीसी के अलग अलग धाराओं के तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जैसे कि 147, 295 ए, 323, 341, 342, 120 बी, इस तरह के तमाम वो धारा हैं जिसके आधार पर इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है और पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नगर थाने में दर्ज मामले के मुताबिक आवेदक भंडारडीह के मोहम्मद अफाक नौशाद का कहना है कि 2 जुलाई की शाम को वे नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे थे। इसी दौरान चारों नामजदों के अलावा अन्य 4-5 लोगों ने उसे घेर लिया और गाली देते हुए धक्का देने लगे। इन लोगों का कहना है कि हमारे संगठन और हम लोगों का विरोध करने पर मारकर फेंक दिया जाएगा। आवेदक ने इन चारों पर धर्म के नाम पर षड्यंत्र करने, आतंक फैलाने का प्रयास करने और धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट।
और रांची की मॉडल रिया तिर्की ने इतिहास रच दिया। फेमिना मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले में पहुंचने वाली रिया पहली आदिवासी लड़की बनी है। राजधानी रांची के तुपुदाना की रहने वाली रिया तिर्की फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट रही। हालांकि फाइनल में वे दौड़ से बाहर हो गईं। रिया तिर्की ने साल 2015 से मॉडलिंग क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू की थी और 8 साल की लगातार कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद उन्हें ये खास मौका मिला, जहां वे फेमिना मिस इंडिया के 31 राज्यों के प्रतिभागियों के साथ शामिल हुई। उनकी इस उपलब्धि पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए ये क्षण गौरवपूर्ण और झारखंड की ओर से रिया तिर्की को शुभकामनाएं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।